हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इग्नाइट क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने मोस्ट प्रोबेबल या मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू किए थे, जो कि मिक्स थे सारे चैप्टर्स से। आज की क्लास से ये दूसरी वीडियो है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज स्पेसिफिक एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो आज हमने पहला चैप्टर लिया है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये पहला चैप्टर है, इसे बहुत लोग मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी बुलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सही ऑप्शन का चुनाव करना है, हमें बताना है सही कौन होगा। जैसा कि आपके एग्जाम में पैटर्न होता है, वैसा यहाँ पे क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1 AMU इज इक्वल्स टू, AMU क्या होता है? AMU होता क्या है दरअसल? आपको पता है कि जिस प्रकार से आप बाजार में जाते हो सब्जियां लेने या चावल लेने या कुछ भी राशन लेने जाते हो, तो उसे कैसे तोलते हो? केजी में तोलते हो। दूध है, उसको आप किस में तोलते हो? लीटर में तोलते हो। वैसे ही जो एटॉमिक मास होता है, किसी भी एटम का जो एक्चुअल मास होता है, उसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं। उस एटॉमिक मास को आप किस में तोलते हो, किस में नापते हो? वो है AMU। किस में मेजर करते हो? AMU में मेजर करते हो, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। जिसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट है, ये दरअसल होता क्या है? 1 AMU जो होता है ना, 1 AMU जो होता है, एक प्रोटॉन का जो मास होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन होते हैं, उनमें से किसी एक प्रोटॉन का जो मास होता है, वो होता है 1 AMU, जो कि होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अगर आप इसे kg में लिखना चाहोगे तो, अगर आप चाहते हो कि मैं इसे ग्राम में लिखूं, तो इसके लिए आपको कन्वर्जन करना होता है, जो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है। तो 1 AMU का जो वैल्यू है, वो आप ग्राम में और केजी दोनों में क्या करके रखोगे, याद कर रखोगे। ठीक है। हमसे अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 24 यूज हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग ग्राम लेंगे। -27 होता तो केजी ले लेते। 1.6603 इंटू 10 की पावर -24, ये भी ग्राम रहा होगा। पर आपको पता चल रहा है सही ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, बाकी का ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मास और मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या एवोगैड्रो लॉ। तो इसका सही जवाब आप बिल्कुल सही है। क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कभी भी आप केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हो, तो केमिकल रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का जो मास है, वो केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। इस केमिकल रिएक्शन में कोई भी नए एटम बनते नहीं है, या फिर कोई भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या लगाते हैं, क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो ये था हमारा। बाकी डेफिनेट प्रोपोर्शन आप जानते हो कि कोई भी एक कहीं से भी आप क्या ले लो, कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लो, तो बाय मास वहां पे जो एटम्स होंगे मौजूद, वो सेम रहेंगे। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये नियम क्या बोल रहा है? ये नियम ये बोल रहा है कि आप क्या करो कि दो डब्बा ले लो। पहले तो इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा। मान के चलो मेरे पास दो डब्बे हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लॉ कह क्या रहा है। ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, हमने क्या रखा है? टेम्परेचर क्या है? फिक्स्ड है। टेम्परेचर हमने बदला नहीं है, दोनों क्या है? सेम टेम्परेचर पे मौजूद है। और प्रेशर भी हमने क्या ले रखा है? फिक्स्ड ले रखा है। ठीक है। और क्या है हमारे पास? दो गैसेस हैं, एक है हमारा ए और दूसरा गैस है हमारा बी। ठीक है। एक है हमारा ए और दूसरा है हमारा बी। तो बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है। मान लो कि ये भी क्या है? 1 लीटर है, और ये भी हमारा क्या है? 1 लीटर है। तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनका जो नंबर होगा, वो क्या होगा? सेम होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा गैस आपने लिया है। बस इतना समझो कि टेम्परेचर फिक्स्ड है, प्रेशर फिक्स्ड है, वॉल्यूम इक्वल है, तो दोनों के गैस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या होंगे? सेम होंगे। ये लॉ कौन सा लॉ है? तो ये लॉ है एवोगैड्रो लॉ। ठीक है। ये एवोगैड्रो का लॉ था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन आपको पता है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है ना। तो एक बार आप देख लो, पहले इसका एक स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो आपको आता ही होगा। इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये होता है C6H6। तो इंपीरिकल फॉर्मूला होता क्या है? ये इंपीरिकल फॉर्मूला दरअसल होता क्या है? एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स मौजूद है ना, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स
मौजूद हैं उनके नंबर के रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, उनके नंबर के रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म ही क्या कहलाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। यानी कि आप इस बेंजीन के फॉर्मूले को ध्यान से देखो, बेंजीन में आपको 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो इनके नंबर का जो मैं रेशियो ले लूंगा, सिंपलेस्ट रेशियो ले लूंगा, 6/6 इसको लिख सकते हैं, 6:6 लिख सकते हैं, यानी कि आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हो। तो इनके नंबर का जो रेशियो होगा ना, ठीक है, ये निकालो पहले, ये क्या आएगा, ये आएगा क्या, ये आएगा 1:1, ठीक है, 1:1 का रेशियो है। अब इस नंबर को आप क्या करो, इस फॉर्मूले में 6 की जगह पे पुट कर दो, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला आएगा C1H1, या हम इसे लिख सकते हैं CH। ये क्या हो गया, ये बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। मतलब कि किसी भी एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, उनके नंबर का, उनके अमाउंट का, उनकी संख्याओं का क्या ले लेते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेकर उस फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला ये भी बताता है कि कितना एटम दूसरे एटम के साथ कितने तरीके से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे हो एक कार्बन एक हाइड्रोजन, ये रेशियो बताता है ना। तो ये होता है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला, और सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, CH, ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये हमारा बेंजीन था। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH। CH3COOH क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे COOH आप देख पा रहे होगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप इसे क्या करो, देखो जब कभी भी ऐसा दिखे ना आपको CH3 कार्बन, यहाँ पे भी एक दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो आपको ऑक्सीजन दिख रहे हैं, हाइड्रोजन 3 और एक 4 हाइड्रोजन। पहले इनको कंडेंस करके आप एक साथ लिख लो, ठीक है, इनके नंबर को क्या करो, कंडेंस करके एक साथ लिख लो। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ C2, ठीक है, और ऑप्शन को भी जरा ध्यान देना, CHO करके आया ना, तो तुम उसके बाद हाइड्रोजन लिखो, कार्बन लिख लिया तुमने, अब इसके बाद तुम क्या लिखो, हाइड्रोजन लिखो। तो कार्बन कितने थे, एक, और यहाँ एक, दो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की बात की जाए तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो हाइड्रोजन भी हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन हमारे पास कितना है भाई, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास कितना है, 2 है, ठीक है। अब तुम क्या करो, इनके नंबर का क्या ले लो, रेशियो ले लो, ये जितने हैं ना उनका क्या ले लो, रेशियो ले लो। तो आप यहाँ पे ले लोगे 2:2:2, ठीक है। ये आप ले लोगे, है ना। अच्छा माफ करना, एक यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। हाइड्रोजन जो हमने लिया, हाइड्रोजन कितना है भाई, हाइड्रोजन है हमारा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हाइड्रोजन हमारा 4 है ना, हाइड्रोजन हमारा 4 है। तो यहाँ पे आप लोगे, हाइड्रोजन यहाँ पे आप 4 लोगे, ठीक है। C2H4O2, ये मोटे तौर पे हमारा कंडेंस करके फॉर्मूला आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से वही बात हो गई, यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, है ना। क्या लेंगे हम यहाँ पे, 4 लेंगे। अब फिर आप क्या करो, इनका रेशियो निकाल दो। तो देखोगे ये 2 से सारे डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1:2:2:1, ठीक है। अब जो फॉर्मूला था हमारा CHO, इसमें आप क्या करो, इसमें आप पुट कर दो जो भी आपने सिंपलेस्ट रेशियो का नंबर पाया है। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसे हम लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं CH2O, है ना। CH2O किस ऑप्शन में है, तो हमारा डी ऑप्शन में है, और डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। The number of electrons present in 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस, ठीक है, बताना है आपको कि आपके पास क्या है, 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। डाई नाइट्रोजन का मतलब आप समझते होगे, डाई नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है, N2, है ना। डाई नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है, N2। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, अगर N2 का स्ट्रक्चर में बनाऊं तो ये कैसा होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा ही होगा ना। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये N2 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे ध्यान दोगे, अगर मैं पूछता यहाँ पे कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हालांकि वो बात की बात है, यहाँ पे आप समझिए, आप ये मोल कंसेप्ट का सवाल है, ठीक है। आप एक चीज समझो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस, 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन आप गैस लोगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। आइए जरा नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जरा नाइट्रोजन के बारे में बात करो तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन एटम के बारे में बातें करो। ये एक नाइट्रोजन एटम है,
न्यूट्रल है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। ठीक बात है, यानी कि एक नाइट्रोजन की बात की जाए तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7 है। ठीक है, अच्छा तो N2 की अगर बात की जाए, N2 की बात की जाए तो दो नाइट्रोजन के एटम्स हो गए ना, तो कितना हो जाएंगे 7 इंटू 2, जो कि हमारे हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 14 हो गए, और नाइट्रोजन में कितने थे 7 थे। यहाँ तक की तो बात ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको मोलर मास का कंसेप्ट थोड़ा सा आना चाहिए। एक चीज देखो जरा, अगर मैं नाइट्रोजन का आप क्या करो N2 का क्या करो मॉलिक्यूलर मास निकालो, जो कि आएगा 28 AMU आना चाहिए, लेकिन उसको मैं ग्राम से रिप्लेस कर दूंगा तो वो किसका मास हो जाएगा 1 मोल N2 मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ये लिखूं कि 28 ग्राम N2, यानी कि ये क्या हो गया 1 मोल N2 हो गया। 1 मोल N2 का मतलब क्या हुआ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 N2 मॉलिक्यूल्स। इतने N2 क्या है मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एटम्स नहीं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि इन मॉलिक्यूल्स में, इन मॉलिक्यूल्स में यानी 1 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, कितने नाइट्रोजन के एटम्स होंगे। ठीक है, तो आप इसको निकालो, इसको मैं लिख सकता हूँ 28 ग्राम N2 विल बी इक्वल टू, अच्छा एक एटम में, एक माफ करना एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, डाई नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, तो इंटू 2 कर दोगे, है ना। एक में अगर दो है तो इतने में कितने होंगे इंटू 2 कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स, इतने नाइट्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, और मैंने आपको वहां पर बताया है कि एक नाइट्रोजन के एटम्स में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक नाइट्रोजन के एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब आप क्या करो, अब आप निकाल लो कि इतने जो एटम्स आप देख रहे हो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो 28 ग्राम में, 28 ग्राम N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 7 होंगे। ये 28 ग्राम N2 में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी एक मोल N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें पता चल चुका है। इसको सॉल्व कर लेंगे बाद में। ये देखो आगे यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाया करो तो इसको पूरा कैलकुलेट मत किया करो, ये आगे जाके जरूर से जरूर कटता है। ठीक है, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन सेट करता है कि आपका ये कट जाता है आगे जाकर। अब यहाँ पे देखो कि आपको 28 ग्राम का पता चल गया, एक मोल का पता चला, तो आप क्या करो यूनिटरी मेथड लगाओ, 28 ग्राम 1 ग्राम का निकाल लो, 1 ग्राम N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे भाई, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 7/28। ठीक है, अब हमको निकालना किसके लिए है भैया, हमको नहीं, हमें निकालना है 1.4 ग्राम के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.4 ग्राम N2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 7/28 इंटू, अच्छा मैं 1.4 को 14/10 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करो काटो इससे। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये एक ऊपर आएगा तो -1। ठीक है, यहाँ पे 6.022 यहाँ पर, अच्छा एक मिस्टेक यहाँ पे है, आप यहाँ पे इंटू 10 की पावर 22 टू 10 की पावर 23, है ना, और इंटू फिर 7 भी तो था, है ना, ये रह गया हमारा हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखिए क्या है, ये यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, अब ये ऊपर जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा 22। ठीक है, अब फिर क्या करो आप इसको कैलकुलेट करोगे पूरी तरीके से, ठीक है, और डेसिमल में चेंज करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4215 आना चाहिए। ठीक है, ये आएगा हमारा 4.215 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, कितने में 1.4 ग्राम N2 में, वो हमारा फाइनल आंसर है और ये ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे बस कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, हमने किया क्या है हमें पता था, ध्यान से समझो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें N2 दिया गया है, डाई नाइट्रोजन दिया गया है और पूछा गया है कि 1.4 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके। हमें पता था एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले निकाल लिया कि एक मोल N2 में, एक मोल N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि हमारा आता है ये। ठीक है, एक मोल N2 में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यूनिटरी मेथड लगाया और 1 ग्राम के लिए निकाल लिया। ठीक है, किसके लिए निकाल लिया, 1 ग्राम के लिए हमने निकाल लिया, और 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू, अच्छा यहाँ पे भी हमारा ये मिस हो रहा है क्या, अच्छा यहाँ पे भी हमारा मिस हो रहा है। ठीक है, चलो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू
10 की पावर 23 इंटू 7। ठीक है, ये हमारा 1 ग्राम N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमने निकाल लिया। फिर हमने निकाला 1.4 ग्राम N2 के लिए कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 1.4 ग्राम निकालने के लिए हमने क्या किया, जितने आए थे हमारे 1 ग्राम में उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.4 से, जो कि हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। यूनिटी मेथड लगाया हमने सिंपली, और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सवाल है। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ये कैलकुलेशन बहुत आसान है। ठीक है, काट पीट कर ये 10 ऊपर चला जाता है, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो 22 आ जाएगा। फिर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका ये 7 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो वो 42 के आसपास आएगा, जिसको और डेसिमल में तोड़ोगे तो फिर यहाँ पे एक जीरो निकालते हैं तो 23 हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे है, a solution is prepared by adding 2 ग्राम of a substance to 18 ग्राम of water, the mass percent of the solute each। ठीक है, आपसे पूछा, ये परसेंटेज कंपोजिशन का सवाल है। ठीक है, W/W परसेंटेज का सवाल है। ठीक है, आपको दिया गया क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं, आपको गिवन क्या है, आपको दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आपको दे रखा है इसने मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है, 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम दिया हुआ है। और क्या बोला है कि ऑफ ए सब्सटेंस टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 18 ग्राम पानी में इसको घोला गया है, यानी कि हमें दे रखा है इसने मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है इसने। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा हो गया 18 ग्राम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज निकालना पड़ेगा, वो क्या निकालना पड़ेगा, आपको आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, ऐसा आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप जो फॉर्मूला लगाओगे उसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो मास ऑफ सॉल्यूशन मांगता है। यानी सॉल्यूट का जो हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं वेट के रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में, वो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, वो निकालते हैं सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ना कि सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आप कैसे निकालोगे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है ना, दोनों को जोड़ दो, यानी 18 + 2 जो कि हमारा आ जाएगा 20 ग्राम। ठीक है, अब आपको एक बात पता है बहुत अच्छे से कि परसेंटेज वेट बाय वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में आपको बदलना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो, वरना ऐसे वैसे नहीं याद रख सकते हो, तो याद रखो कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना दे रखा है, 2 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा माफ करना, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया था, 20 × 100। ठीक है, और ये काट पीट कर आ जाएगा हमारा 10%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10%। कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बेसिक कैलकुलेशन होता है ये सब। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, परसेंटेज कंपोजिशन निकाला। ठीक है, सॉल्यूशन का एक बात है, सॉल्यूट कितना था इस सॉल्यूशन में, इस 20 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट था वो हमने निकाल लिया, 10% आ रहा है। ठीक है, तो इस 10% का मतलब क्या होता है, ये जो 10% है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सॉल्यूशन अगर आप 100 ग्राम लोगे ना, अगर ये सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम होता तो उसमें से 10 ग्राम क्या होता, 10 ग्राम हमारे पास जो सब्सटेंस दिया हुआ है वो होता। ठीक है, जो सॉल्यूट है वो कितना होता, 10 ग्राम होता। परसेंटेज का मतलब यही होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the amount of CO2 that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen। स्टोइकोमेट्री का ये सवाल है। ठीक है, आपसे बोल रहा है the amount of CO2 that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen। पहले तो क्या करो, आप केमिकल रिएक्शन लिखो। ठीक है, ये जो केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है उसे लिखो। कार्बन को क्या कर रहा है भैया, हमको जलाना है, C+O2 मिलकर क्या बनता है, CO2। केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, C+O2 CO2, अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। आपको ये बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। 16 ग्राम अगर आप डाइऑक्सीजन लोगे तो कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे जरा आप देखो, ये कितना CO2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये वाला जो डिजिट होता है यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, वो क्या बताता है, मोल को भी करस्पॉन्ड करता है ना। और 1 मोल O2, 1 मोल O2 किसके बराबर होगा, ये देखो जरा यहाँ पे, 1 मोल O2 जो होगा हमारा, उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, 32 ग्राम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना O2 इन्वॉल्व है भाई, 32 ग्राम O2 इन्वॉल्व है। 32 ग्राम O2 से आप क्या पा रहे हो, आप क्या पा रहे हो, 32 ग्राम O2 से आप पा रहे हो, ये क्या है हमारा CO2। ठीक है ना, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी 1 मोल है, 1 मोल यानी कि उसका मोलर मास के बराबर होगा। तो CO2 का मोलर मास क्या आता है, तो CO2 का मोलर मास आता है 44 ग्राम।
कैसे निकाले? मोलर मास आपको निकालने आना चाहिए। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16। हमारे पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 12 प्लस 32 जो कि आ जाएगा 44 क्या AMU अगर लोगे तो एक कार्बन मॉलिक्यूल का मास आएगा मुझे, लेकिन एक कार्बन मॉलिक्यूल का मास नहीं चाहिए मुझे, एक मोल कार्बन का मास चाहिए, यानी कि मोलर मास चाहिए, तो वो आ जाएगा 44 ग्राम, ठीक है। ये ऐसे निकालते हैं। आगे देखो 32 ग्राम O2 या में 40 जो 32 ग्राम O2 से क्या बन रहा है 44 ग्राम CO2 बन जा रहा है हमारा। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल यूनिटरी मेथड आना चाहिए आपको, सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो 1 ग्राम के लिए आप निकाल लो। 1 ग्राम के लिए क्यों निकालता हूँ? क्योंकि अगर 1 ग्राम के लिए आप निकाल लोगे तो आप कितने के लिए भी निकाल सकते हो, सिंपली मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे क्या आ गया 32 ग्राम, यानी 1 ग्राम अगर बर्न होता तो इतना जलता, ये मिलता आपको, ठीक है, इतना CO2 मिलता। 32 ग्राम अगर जब इन्वॉल्व था, 32 ग्राम यूज हो रहा था तो 44 ग्राम आपको CO2 मिल रहा था, तो मैंने 1 ग्राम के लिए निकाल लिया। 1 ग्राम O2 इन्वॉल्व है तो ये मिल रहा है आपको, इतना मिल रहा है। इसको अभी सॉल्व करेंगे हम लोग आगे, अभी नहीं। आपसे क्या पूछा गया है 16 ग्राम के लिए पूछा गया है कि 16 ग्राम के लिए कितना होगा, ठीक है। तो निकाल लो सिंपल। 16 ग्राम O2 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34/32 इंटू क्या 16, है ना, ग्राम, यही आएगा ना। इसको सॉल्व करो, काट पीट करो, ये 2 बार में, ये 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 22 ग्राम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यूनिटरी मेथड से हमने इस क्वेश्चन को लगाया है, ठीक है। तो आप सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगाते ना तो भी आपको यहीं पे समझ में आता कि 32 ग्राम से 44 ग्राम बन रहा है, तो 16 ग्राम बोला है, यानी कि इसका आधा कर दो तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। रेशियो से भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे, सिंपल, ठीक है। फिलहाल आप ऐसे बनाओगे, ऐसा सही है, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी सिंपल मेथड है, अच्छा मेथड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 22 ग्राम कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टोइकोमेट्री का ये सवाल था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है किसके पास सेम एटम्स होंगे जितना कि 12 ग्राम मैग्नीशियम में होगा। तो पहले तो यही पता लगा लेना कि 12 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स हैं, है या नहीं। आप देखो मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, या फिर मास नंबर, एटॉमिक मास चलो ले लेते हैं, एटॉमिक मास कितना होता है 24 ग्राम होता है, ठीक है। कितना होता है 24 ग्राम होता है, ठीक है। आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा 24 ग्राम ये मोलर मास है, ठीक है। एटॉमिक मास सेम ही होता है लेकिन यहाँ पे मैंने मोलर मास लिया है। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम अगर लोगे तो इसमें कितने एटम्स है भाई, इसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स है, ठीक बात है, इतने एटम्स इसमें हैं। अब क्या कहानी है, अब कहानी ये है कि आप क्या करो, आपसे बोला है कि 12 ग्राम में कितने होंगे, तो 1 ग्राम के लिए निकाल लो। 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई कितने 24, है ना, इतने होंगे। इसके आधे भी कर सकते हो तुम, ठीक है। 12 ग्राम बोला है तो उसका आधा ही होगा, ठीक है। 1 ग्राम में ये होगा। अब हमको किसके लिए निकालना है, 12 ग्राम के लिए निकालना है। 12 ग्राम मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई 24 12, और इसको काट पीट करोगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, ये 2 बार में जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6, 0 2 1 जा 2 2 1 जा 2 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, यानी कि 12 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। ये तो हमें क्लियर हो गया है, ठीक है। अब क्या है, अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये जो नंबर है 12, ये जो नंबर है ये इनमें से किसके बराबर होगा, ये जो नंबर है इनमें से किसके बराबर होगा। हमने यहाँ पे अभी तक क्या निकाल लिया है, हमने निकाल लिया कि 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, क्या 24 ग्राम का आधा 12 होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। और 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का आधा क्या होता है 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होता है। ये इसका हाफ हो गया ना, ये इसका क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि जितने 24 ग्राम में होंगे उसका हाफ किस में होगा, 12 ग्राम में होगा। ये कॉमन सेंस वाली भी बात होती है यहाँ पे। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को ना हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करने की कोशिश करो। देखो क्या दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में कि 12 ग्राम कार्बन, क्या दे रखा है 12 ग्राम कार्बन की बात की है। तो 12 ग्राम कार्बन मतलब क्या, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12 होता है, 12 AMU, एक कार्बन एटम का मास, उसको AMU को हम ग्राम से रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मोल कार्बन एटम का मास आ जाएगा, है या नहीं। तो ये 12 ग्राम कार्बन है, दरअसल ये किसका, ये तो ये क्या है, कितने एटम्स होंगे इसमें, 1 मोल एटम्स होंगे ना,
एक मोल एटम्स होंगे। एक मोल एटम्स होने का मतलब क्या, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। तो ये तो आंसर होने से रहा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, इसका आधा चाहिए, है ना, इसका आधा चाहिए। अच्छा, कार्बन जब यहाँ पे कर लिए हो 12 ग्राम, तो यहाँ पे देखो 24 ग्राम कार्बन है, तो इसका जस्ट डबल, यानी कि ये 2 मोल के बराबर हो गया। ठीक है, 24 ग्राम कार्बन जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के बराबर, तो 2 मोल 24 ग्राम कार्बन कितना हो गया, 2 मोल के बराबर हो गया। 12 ग्राम में कितने एटम्स थे, इतने एटम्स है, एन एटम्स है, तो भाई इसके क्या हो जाएंगे, 24 ग्राम में डबल ही तो हो जाएंगे। ठीक बात है, तो कार्बन तो ये ऑप्शन तो हमारा होने से रहा, ए भी नहीं होगा हमारा, सी भी नहीं होगा। अब जरा इसको देखो, 40 ग्राम कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास हमारा होता है 40, है ना, मोलर मास निकालोगे तो 40 ग्राम हो जाएगा। यानी 40 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, 40 ग्राम्स में हमारे एन एटम्स होंगे। 40 ग्राम में हमारे कितने एटम्स होंगे, एन एटम्स होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 40 ग्राम में हमारे एन एटम्स होंगे। तो यार हमें एन एटम्स तो नहीं चाहिए ना, हमें 12 ग्राम एटम्स तो नहीं चाहिए, हमें उसका आधा चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसको आधा कर दोगे, इस मोलर मास को भी आधा कर दोगे, तो एटम्स भी तो आधे हो जाएंगे, एटम्स का अमाउंट भी तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये एन था, इसका आधा कितना हो गया, 20 ग्राम कैल्शियम हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हाफ हो गया ना, 20 ग्राम का ये क्या हो गया, 20 ग्राम, 40 ग्राम का हाफ क्या होता है, 20 ग्राम। तो इसमें जितने एटम्स थे, जितने नंबर थे, उनका भी ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो गया, तो हमारा सही आंसर क्या है, बी है। यानी 20 ग्राम कैल्शियम में इतने एटम्स होंगे, हाफ मोल के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ऐसे करना था। हमने क्या किया, हमने पता लगा लिया कि 12 ग्राम में कितने होंगे। ठीक है, फिर हमने ये भी नोटिस किया कि 24 जो है, 12 ग्राम जो है वो 24 ग्राम का आधा है, यानी कि जितने मोल, जितने एटम्स यहाँ पे होंगे, उसके आधे, उसके नंबर के आधे कहाँ मौजूद होंगे, यहाँ मौजूद होंगे, 12 ग्राम में मौजूद होंगे। फिर हमने देख लिया कि हाँ भाई, तो आधे कितने होते हैं, इतने होते हैं। फिर यहाँ पे देखा कि हमने 12 ग्राम कार्बन मतलब कि 1 मोल कार्बन। ठीक है, 40 ग्राम कैल्शियम यानी कि 1 मोल कैल्शियम। यहाँ पे देखो 20 ग्राम कैल्शियम, फिर हमने देखा कि हाँ भाई ये आधा मोल है ना, इसका हाफ है। तो जितने एटम्स 1 मोल में होंगे, उसके आधे कहाँ होंगे, 20 ग्राम कैल्शियम में हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप ये कैलकुलेशन नहीं भी करोगे तो खुद के दिमाग से समझ सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे हाफ दिया हुआ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम ध्यान देना कि क्या हाफ दिया है, जो एटॉमिक मास होता है, क्या हमसे उसका हाफ ही पूछा है। ठीक है, देखो 12 के बारे में पूछा था ना, आपसे हाफ पूछा है, तो ये चीज एक बार आप चेक कर लेना, उसके बाद इसको सॉल्व करने जाना। ठीक है, फिर ऑप्शन से मिलाकर लगा लेना, इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे। आगे चलते हैं। What will be the मोलैलिटी पूछा है आपसे। ठीक है, what will be the molality of the solution containing 18.25 ग्राम of HCl gas dissolved in 500 ग्राम। ठीक है, मोलैलिटी निकालने बोला है आपको। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी एम, एम से दिखाते हैं, स्मॉल एम से कैपिटल एम से हम मोलैलिटी को दिखाते हैं। तो मोलैलिटी हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ क्या, सॉल्वेंट, है ना, डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को आप किस में लोगे, किसमें लोगे, केजी में लोगे। ठीक है, सॉल्वेंट को आप किस में लोगे, केजी में लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको 1 kg हटा देते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। हो जाएगा ये हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें लोगे, ये सॉल्वेंट का मास केजी में लोगे भाई। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, और मुझे किसका निकालना है, गिवन मास किसका दिया हुआ है, HCl का दिया रखा है ना, हाइड्रोक्लोरिक गैस का दे रखा है। तो HCl का जो मोलर मास निकालोगे तो वो कितना आएगा, 36.5 आएगा, 36.5 आएगा। ये 36.5 कैसे आया, कैसे आया, क्लोरीन का 35.5 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 35.5 प्लस 1 36.5, ये आ गया हमारा क्या, ये अच्छा, ये मोलर मास आ गया। ठीक है, इसे गिवन मास में नहीं लिखोगे, गिवन मास तो हमारा 18.5 है। ठीक है, हमारा मोलर मास क्या आ जाएगा, मोलर मास हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 36.5, और हमारा जो ये है गिवन मास है वो है 18.25। ठीक है, जिसको तुम काट पीट करोगे तो कितने मोल्स आ जाएंगे, ये आ जाएगा 0.5 मोल्स। ठीक है, इतना मोल आ गया भैया। जब आपको मोल्स मिल गया तो आप क्या करो, फॉर्मूले पे रख दो, m का वैल्यू क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 0.5 बाई 500। ठीक है, और ये ग्राम में दे रखा है ना, तो इसे हमें किस में बदलना होगा, केजी में बदलना होगा। तो ये क्या आ जाएगा, चलो इसको ऐसे लिख लिया करो अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो। ठीक है, 1000 बाई
500, ठीक है। तो क्या करो, ये यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। ये यहाँ से चला गया, ये यहाँ से चला गया, ये यहाँ से चला गया, तब कट के क्या आ गया 1m, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 1 मोलल। 1 मोलल हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमको पता है सबसे पहले क्या, फॉर्मूला। फॉर्मूला तो एकदम तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूला है याद होने चाहिए, फॉर्मूले बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला तो एक हमारा यहाँ है मोलैलिटी का फॉर्मूला, एक हमारा किसका फॉर्मूला है, मोल्स का फॉर्मूला है, ठीक है। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने लगाया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम हमें क्या चाहिए था, अप्रोच लेना सीखो क्वेश्चन में। हमें चाहिए क्या था, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए। हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखा है, हमें वेट दे रखा है। तो हमने क्या किया, गिवन मास से क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ था ग्राम में, उसे केजी में बदलने के लिए हमने 1000 से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। फिर फर्दर इसको कैलकुलेट करके 1m हमारा 1 मोलल हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। देख लीजिए आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा ये था। अब चलते हैं आगे। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलैलिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज, कंपोजिशन, ये आप क्या करोगे, एग्जाम में लगा कर जाओगे, इनके फॉर्मूले देख कर जाओगे, इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखिए सिंपल सा सवाल है तीन ऑप्शन भी है इसमें, ठीक है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260। तो इंड का जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे कौन हुआ, 1 2 6 हुआ, ठीक है। जीरो सिग्निफिकेंट कब होता है, जब वो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे तो ये इंड में आ रहा है ना, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होंगे, है ना। 1 2 6, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। Which of the following is not affected by temperature, इनमें से कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो कि हमारा वॉल्यूम जो है, जो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एक चीज समझो, वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम जो होता है ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। यानी यानी क्या, देखो टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे, टेम्परेचर तुम क्या करोगे, बढ़ाओगे, ठीक है। टेम्परेचर तुमने बढ़ाया तो होगा क्या, कि वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि मान के चलो ये एक बीकर है या कंटेनर है, जो भी तुम बोलना चाहो, और इसमें हमने मान लो पानी ही लिया है, ठीक है। पानी लिए रखा है, ये पानी के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तुम जब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर तुम क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर भागेंगे, दूर भागेंगे तो स्पेस बढ़ेगा ना, ये स्प्रेड करेंगे, फैलेंगे, इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जिस भी कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम आता है और टेम्परेचर का चेंज होता है, वो उसकी वैल्यू बदलेगी ही बदलेगी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इसमें बोल रहा है कि कौन सा टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होगा। तो टेम्परेचर से वही इफेक्ट नहीं होगा जिसमें कि क्या है, जिसमें वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे देखिए वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहाँ तो वॉल्यूम आ गया, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है ना, ठीक है। तो ये तो होने से रहा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। वॉल्यूम आ गया तो ये भी नहीं होगा। और मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो विच आर द फॉलोइंग नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो एक मोल फ्रैक्शन और एक डी, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों यहाँ पे सही होंगे, ठीक है। ये ऑप्शन ऐसा दिया गया है, मोल फ्रैक्शन को भी टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता है और वेट बाय वेट को भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस का हो गया, ए और बी दोनों हमारे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। दोनों हमारे करेक्ट है, ठीक है ना। तो क्योंकि वॉल्यूम इसमें इन्वॉल्व है, वॉल्यूम इसमें इन्वॉल्व है, बाकी विल नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट किस पर नहीं पड़ेगा, तो टेम्परेचर का इफेक्ट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू पर और मोल फ्रैक्शन पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन पता है आपको, किसी भी एक क्वांटिटी का मोल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है मोल फ्रैक्शन, क्योंकि एक फ्रैक्शन है, सारे मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। और वो था क्या, हमारा परसेंटेज कंपोजिशन, जिस पे एक हमने सवाल भी किया हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ए और, माफ करना, ए और बी नहीं भाई, ए और डी, ए और डी, ए और डी हमारा सही है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वॉल्यूम का ये रोल था टेम्परेचर पर। बोल रहा है कि 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखो, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप क्या करो, गिवन लिखा करो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो गिवन लिखा करो, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन लिखने से क्या होगा, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि क्वेश्चन को मुझे कैसे सॉल्व करना है, किस डायरेक्शन में सॉल्व करना है, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो तुम्हें क्या दे रखा है, इसने दे रखा है सॉल्यूट दे रखा है। सॉल्यूट हमारा यहाँ पे क्या है, सुक्रोज है, कितना है ये, 10 ग्राम है, ठीक है। मुझे कैसे पता चला कि ये सॉल्यूट है, क्योंकि वाटर का जो मास दे रखा है वो क्या दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो ये ज्यादा अमाउंट में है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। वो डिसाइड करता है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो किस फेज में होगा, ठीक है। तो सॉल्यूट हमारा 10 ग्राम है, सॉल्वेंट हमारा कितना ग्राम है भैया, सॉल्वेंट हमारा है दोस्तों कितना, 100 ग्राम, ठीक है। तुम क्या करो, तुमसे पूछा क्या है,
द मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन द सॉल्यूशन, मास परसेंटेज निकालने बोला, यानी कि डब्ल्यू बाई डब्ल्यू तुमको निकालने बोला है। ठीक है, तुमसे पूछा है इसने कि डब्ल्यू बाई डब्ल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, ऐसा ही क्वेश्चन है ये। तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा फॉर्मूला, जब कभी भी खुद से भी सॉल्व करते रहो तो फॉर्मूले लिखा करो। मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ना कि सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, इस बात का ख्याल रखना। इनटू क्या? 100। ठीक है, आगे देखो। अब डब्ल्यू आगे फर्दर इसको सॉल्व करो तो हमारा क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा? 10 ग्राम। ठीक है, और हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 110 ग्राम हो जाएगा ना। कैसे निकाले मास ऑफ सॉल्यूट? सॉल्यूशन कैसे बना है? इन दोनों को जोड़कर ही ना सॉल्यूशन बनेगा। इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। अगर चीनी पानी बना रहे हो तो चीनी का मास और पानी का मास दोनों लोगे ना। ठीक है, तो 10/110। ठीक है, 10/110 इंटू क्या? 100। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 9.09%। ठीक है, काट पीट कर लेना खुद से। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इसने हमसे पूछा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 था ये हमारा। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है पर लीटर सॉल्यूशन में, यानी वॉल्यूम को किस में लोगे? लीटर में लोगे, तो ये क्या होता है? किस क्या बोलते हैं इस चीज को? इसको हम पोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से, इसलिए मैंने बोला था कि आप फॉर्मूला क्या करो, याद करके रखोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पोलैरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ये था। आगे चलो। 174 ग्राम ऑफ NaCl corresponds to how many moles? देखो ये मोल का सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, मजाक है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फर्जी सवाल होते हैं। देखो 174 ग्राम ऑफ NaCl corresponds to how many moles? तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? N इज इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास होता है ना। एन आपको निकालना है, गिवन मास हमारा कितना है? 174। ठीक है, और मोलर मास NaCl का ना, क्या ले लो तुम, इस ऑप्शन के आधार पे जो मुझे दिख रहा है वो तुमको लेना है 35। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर क्लोरीन का 35.5 होता है, नहीं, तो ऑप्शन को देखो, यहाँ पे 35 माना गया। कई सारे मामलों में कई जगहों पर हम क्या करते हैं, क्लोरीन के मास को 35 मान सकते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं, डेसिमल हटा देते हैं, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। तुम इसका क्या करो, ये कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। ठीक है, और 58 से कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया? 3 मोल्स हो गया। ठीक है, ये हमारा सही आंसर था, 3 मोल्स। तो मोल्स निकालने भी आपको आने चाहिए, एक आध सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, है ना, मोल निकालने के लिए। फाइंड मोलैरिटी इफ 160 ग्राम ऑफ NaCl, इस बार आपको मोलैरिटी निकालना है, और क्या दिया गया है? NaCl ही लिया गया है। डिसॉल्व इन 2000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बताना है मोलैरिटी। अगर अगर 116 ग्राम NaCl आप घोल रहे हो किसमें? 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो वही करेंगे, फिर से गिवन लिखेंगे हम लोग। लिखो गिवन, क्या क्या दे रखा है हमको? सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट हमारा है 116 ग्राम, 116 ग्राम। ठीक है, और सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट हमारा है क्या? 2000 ml। ठीक है, अब देखो ये ml में है और मोलैरिटी निकालने बोला है ना, क्या निकालने बोला है? मोलैरिटी निकालने बोला है। तो ये जब ये ml में दे रखा है, मोलैरिटी निकालने बोला है, तो हमेशा याद रखना कि जो भी तुम क्या लोगे अच्छा सॉल्यूशन दे रखा है, अच्छा सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, वही मैं सोचूं, क्योंकि अगर यहाँ सॉल्वेंट दे देता ना तो फिर मुझे डेंसिटी चाहिए होता, क्योंकि डेंसिटी के बगैर तुम कैसे निकालोगे फिर वॉल्यूम। ठीक है, इसलिए वही मैंने देखा कि यहाँ पे सॉल्यूशन देने की जरूरत है, जो इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 2000 ml, जो कि आ जाएगा तुम्हारा क्या? 1000 से इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 लीटर। ठीक है, हमने पहले ही चेंज कर लिया। अब मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई क्या? बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो है नहीं, तो निकाल लो, अभी निकाले हैं, अभी जस्ट निकाले हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाई मोलर मास, सिंपल फॉर्मूला लगा दो। गिवन मास कितना है? 116 है, मोलर मास कितना है? 58 है। ये कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। कितना आंसर आ गया? 2 मोल्स आ गया। ठीक है, अब जब 2 मोल्स आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 2 हो गया। भाई ये क्या हो गया? ये भी 2 हो गया ना, लीटर में लेंगे तो 2 हो गया, अभी चेंज किए थे जस्ट। ये कितना आ जाएगा आंसर? 1 m आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, और सही आंसर कौन सा हो गया हमारा? सही जवाब कौन सा हो गया हमारा? बी हो गया।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 था, आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था मोलैरिटी, मोलैरिटी पूछा गया था आपसे, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 116 ग्राम ऑफ NaCl। तो हमने मोलैरिटी के फॉर्मूले को देखा जा रहा ध्यान से कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए होता है और वॉल्यूम चाहिए होता है सॉल्यूशन का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने पहले निकाल दिया उस फॉर्मूले से, जो कि 2 मोल आया, और हमने हमें सॉल्यूशन दिया हुआ था, लेकिन सॉल्यूशन किस में दिया हुआ था, ml में, तो हमने उसे किस में बदल दिया, लीटर में बदल दिया, और सिंपल फॉर्मूले पर रख दिया, और ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को, मोलैरिटी का क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन को आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, ऐसे बनना चाहिए आपका मोलैरिटी का क्वेश्चन। देख लो जरा फिर से, है ना। आगे चलते हैं हम लोग, और ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हमारी सीरीज का, जो चैप्टर वाइज सीरीज में करा रहा हूँ, उसका पहला वीडियो था। ठीक है, आपको और भी ऐसे वीडियो भी देखने के लिए मिलेंगे, हो सकता है इस चैप्टर के आपको और वीडियो मिले जिसमें मैं और न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा। ठीक है, पर ये जो है लगभग लगभग मैंने जितने क्वेश्चन पूछे जाते थे आपके जग बोर्ड के एग्जाम में, वो मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही होगा। तो आप क्या करो, ये जितना क्वेश्चन मैंने आज बताया है और इससे पहले की जो वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताया, उन सबको आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। इतने क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से बना ले रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं बना पा रहे हो तो उसको प्रैक्टिस करो, वीडियोस को देखो, और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।